Hello बच्चों, let's see this question. The question says discuss the mechanism of protein digestion in the stomach. So यहाँ पर हमें स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करना है. तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो क्या होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? डाइजेशन इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का डाइजेशन होता है, जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, जैसे फैट हुआ, राइट. तो उनमें से एक है प्रोटीन, जिसके डाइजेशन के मैकेनिज्म की आज हम बात करने वाले हैं. तो कोई भी सोर्स ले लो प्रोटीन का, जैसे एग्स हमने खाए, राइट. तो किस तरह से वो एग्स डाइजेस्ट होंगे हमारे पूरे सिस्टम में, इसकी बात आज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं. तो सबसे पहले प्रोटीन डाइजेशन से शुरू करते हैं. तो देखो, ये जो प्रोसेस है प्रोटीन डाइजेशन की, ये शुरू होती है हमारे माउथ से, राइट. तो माउथ के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन होती है. मतलब हमारे माउथ में टीथ होते हैं, राइट. वो उस फूड को जो भी हमने खाया है उसको च्यू करते हैं अच्छे से. इसके अलावा सलाइवा होता है, वो उस फूड के साथ मिक्स होता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और इजी टू स्वालो हो जाए, राइट. और टंग मिक्सिंग में हेल्प करती है. तो बेसिकली माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का बाय चूइंग. अब इसके बाद में माउथ की हमने बात कर ली कि क्या हुआ यहाँ पे, कि सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ बड़े बड़े एग पीसेस का, छोटे छोटे पीसेस में जो स्वालो हुआ, राइट. और फिर सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा सिक्रीट करते हैं, स्वालोइंग में हेल्प करते हैं. ये बात हमने कर ली अच्छे से, किस तरह से माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है. देन आगे क्या होता है, अब ये फूड ईसोफेगस के थ्रू जाता है हमारे, ये पार्शली मैश्ड एग जाएगा हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में, राइट. अब स्टमक के अंदर क्या चीजें होंगी वो देखेंगे हम इसके बाद, कि किस तरह से ये पार्शली मैश्ड एग फर्दर डाइजेस्ट होगा. तो अब आ जाते हैं हम स्टमक पर. तो माउथ से ईसोफेगस के थ्रू ये फूड आया स्टमक के अंदर, राइट. तो अब हमारा नेक्स्ट जो सारा कुछ डाइजेशन होना है वो स्टमक में होना है. तो ये जो मेश्ड एग था ये स्टमक में एंटर कर गया. अब यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन तो होगी ही, साथ में केमिकल डाइजेशन भी होगी, राइट. अब स्टमक के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस. अब गैस्ट्रिक जूसेस स्टमक के अंदर सिक्रीट होंगे, उनके अंदर कुछ केमिकल्स होंगे, वो केमिकल डाइजेशन कराएंगे. तो लिख लेते हैं इस चीज को, एक तो स्टमक के अंदर होगा मैकेनिकल डाइजेशन और होगा केमिकल डाइजेशन, राइट. तो अब देखेंगे आगे कि किस तरह से ये दोनों तरह के डाइजेशन हमारे स्टमक में परफॉर्म किए जाते हैं. तो मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगा ये बात समझ पा रहे हैं. एक मूवमेंट थी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस कहें उसको. तो क्या होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट? देखो, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं पूरे गट में, जिससे कि फूड की चर्निंग होती है. तो हमारे ईसोफेगस से भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही फूड स्टमक तक आता है. तो एक तो मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है पेरिस्टालसिस के थ्रू, और इसके अलावा केमिकल डाइजेशन. अब आप सोचोगे कैसे होगा, तो गैस्ट्रिक जूसेस मैंने अभी बताया कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं स्टमक के अंदर. मेनली क्या होता है इन गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर, एक होता है हमारा इसके अंदर HCl, राइट. HCl के अलावा इसके अंदर होता है पेप्सिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, पेप्सिनोजन फॉर्म में. देन बाद में एक्टिव होता है, कैसे होता है बात करेंगे. देन होता है थर्ड म्यूकस. ये तीनों हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं. तो HCl एक एसिड है बेसिकली. तो ये एसिड जो है स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है. क्यों बनाता है? क्योंकि ये जो पेप्सिन है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में जो रिलीज हुआ है, सिक्रीट हुआ है, इसको करना है प्रोटीन का डाइजेशन, और वो डाइजेशन करने के लिए इसको एक्टिव होना पड़ेगा. और एक्टिव कब कब होगा? जब एनवायरनमेंट एसिडिक होगा. सो HCl एक्टिव करता है पेप्सिन को, और फिर ये पेप्सिन जो है डाइजेस्ट करता है हमारे प्रोटीन को. और म्यूकस बेसिकली स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है HCl से, राइट. तो अब हम देखेंगे कि पेप्सिन किस तरह से केमिकल डाइजेशन परफॉर्म करता है प्रोटीन्स का, राइट. तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की बात हमने कर ली थी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, केमिकल डाइजेशन कराती है, और सॉरी मैकेनिकल डाइजेशन कराती है. और ये गैस्ट्रिक जूसेस में जो ये पेप्सिन है, और कहीं ना कहीं HCl भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे इस केमिकल डाइजेशन में. तो काइम, काइम क्या होता है? देखो,
जो ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड है स्टमक में, प्लस ये जो स्टमक के फ्लूइड मिक्स हो जाते हैं उसके साथ, तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड प्लस एब्डोमिनल फ्लूइड इज इक्वल टू काइम। अब देखते हैं क्या होता है। देखो ये ईसोफेगस आया, ये हमारा स्टमक है, नीचे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होगा। तो अब इस स्टमक में अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। मैंने बताया कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है फिर। गैस्ट्रिक जूसेस में बात करते हैं सबसे पहले की HCl की, राइट। तो ड्रॉ करते हैं। सपोज यहाँ पर ये हमारा HCl सिक्रीट हुआ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। ये क्या करेगा, ये एसिड है बेसिकली, तो ये क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा एनवायरनमेंट को, और साथ ही साथ एक्टिवेट करेगा हमारे पेप्सिनोजन को, पेप्सिन को, राइट। एसिड है ये। अब हम बनाते हैं हमारा पेप्सिन। तो यहाँ पर सपोज ये येलो कलर में हमारा ये पेप्सिन है, इसके अंदर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम होता है ये बेसिकली, राइट। प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी कह सकते हैं। तो ये हमारा फूड है, ये हमारा काइम है, हमारे ईसोफेगस से आया था। क्या है ये, प्रोटीन्स हैं। तो अब ये पेप्सिन में पड़े हुए हैं, तो पेप्सिन इनके साथ क्या करने वाला है, डाइजेस्ट करेगा। अब इसके साथ साथ मैंने बोला था कि यहाँ पर एक मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टमक में, राइट। तो वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, पेरिस्टाल्सिस, राइट। तो पेरिस्टाल्सिस से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं जो कि फूड को चर्न करते हैं। तो अब आप डिफरेंस देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में जो मैंने ये पेरिस्टाल्सिस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस लिखे हैं, ये क्या हो रहे हैं, बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है ये बेसिकली। और जो यहाँ पर राइट साइड में मैंने ये गैस्ट्रिक जूसेस, पेप्सिन, ये सब लिखा हुआ है, ये केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, केमिकल डाइजेशन, राइट, केमिकल डाइजेशन। सो अभी आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से स्टमक के अंदर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन हो रहा है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन आखिर करता क्या है। अब देखो HCl क्योंकि स्टमक में है, तो पीएच जो है वो बहुत ही लो हो जाता है स्टमक का, राइट। और इसके लो होने की वजह से जो प्रोटीन है वो प्रोटीन डी नेचर होने लगता है। एनवायरमेंट एसिडिक हो गया, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, तो पीएच जो है वो लो है। तो पीएच लो होने की वजह से जो मेरा प्रोटीन है जो स्टमक में अभी आया है, ये डी नेचर होने लगेगा, मतलब कि अपना 3D स्ट्रक्चर ये अनफोल्ड कर देगा। अब जैसे ही ये अपना 3D स्ट्रक्चर अनफोल्ड करेगा, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो रिवील होंगी, राइट। पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिवील हो जाएंगी एंजाइम्स के वर्क करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है प्रोटीन डाइजेशन में, राइट, केमिकल डाइजेशन में प्रोटीन की। तो अब याद करो कि जो 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो कितना जरूरी है उसके फंक्शन के लिए, राइट। तो अब अगर उसका स्ट्रक्चर डी नेचर हो जाएगा तो उसके फंक्शंस भी तो डिस्ट्रॉय होंगे। तो इसीलिए हम जो इंसुलिन है, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जो हमें एज अ दवाई मेडिकेशन के तौर पर हम लेते हैं, उसको हम ओरली नहीं ले सकते, बिकॉज वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इसीलिए उनको इंजेक्शंस की फॉर्म में लेना पड़ता है ताकि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाए। अब बात करते हैं, अगर इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं कि किस तरह से प्रोटीन डीनेचर हुआ, तो सपोज कि जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो कुछ ऐसा था। जब वो डीनेचर नहीं था तब इसका स्ट्रक्चर ऐसा था। अब जब ये डीनेचर हो गया तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा खुल गया, देख रहे हो। तो ये खुलने के बाद अनफोल्डेड हो गया है, अनफोल्डेड हो गया है, जिससे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर रिवील हो रहा है, डीनेचर हो चुका है। अब क्या होगा इस खुले हुए स्ट्रक्चर के साथ, देखो एक बार अगर प्रोटीन डीनेचर हो जाता है तो क्या होगा, देखो अब स्टमक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स हमें पता है कि अमीनो एसिड्स को साथ में जोड़ के रखते हैं। अब ये स्ट्रक्चर खुलने के बाद, डीनेचरेशन होने के बाद, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स ही इजीली एक्सेसिबल हो गए हमारे एंजाइमेटिक डाइजेशन के लिए, राइट। तो ये डीनेचर प्रोटीन है, अब यहाँ पर हमारा पेप्सिन रोल प्ले करेगा। अब इस डीनेचर प्रोटीन पर पेप्सिन एक्ट करेगा। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो कि स्टमक की लाइनिंग के सेल सिक्रीट करते हैं और एक्टिवेट होता है ये HCl से। ये सारी बात क्लियर है। पेप्सिन क्या करेगा, इसके बॉन्ड्स को तोड़ देगा, राइट। पेप्सिन इसके पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देगा और छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं
वो बनेंगे. सो पेप्सिन ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स, और इससे क्या होगा, छोटे छोटे, बहुत छोटे शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स क्रिएट हो जाएंगे. देखो स्ट्रक्चर में भी समझ में आ रहा है ना कि ये टूट गया स्ट्रक्चर पूरा. तो यही तो हो रहा है डाइजेशन में, ब्रेक डाउन ही तो होता है. तो स्ट्रक्चर टूटा. अब यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन पेप्सिन ने किया, और जिससे कि प्रोटीन छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में टूट गया. अब स्टमक के अंदर इतना ही होता है. अब प्रोटीन इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है कि इसका जो केमिकल ब्रेकडाउन है उसको बहुत टाइम और मिक्सिंग चाहिए होती है, राइट. और इसीलिए हम बोलते हैं ना कि प्रोटीन रिच डाइट खाओ, आपको ज्यादा टाइम तक भूख नहीं लगेगी. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके डाइजेशन में टाइम लगता है. फैट से कम टाइम लगता है, फैट डाइजेशन से कम टाइम लगता है, बट कार्बोहाइड्रेट वगैरह से ज्यादा टाइम लगता है. सो इसीलिए ज्यादा टाइम तक हमें फुल फील कराते हैं. तो अब इसके बाद जो भी होगा वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्वेश्चन में हमसे स्टमक तक का ही पूछा था, बट फॉर एन आइडिया, फॉर नॉलेज, हम थोड़ा बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन का भी देख लेते हैं कि इस शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स के साथ क्या होगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की. अब ये काइम काइम मैंने बताया था कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्लस एब्डोमिनल फ्लूइड. तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, काइम कहते हैं इसको. स्टमक को छोड़ दिया काइम ने, अभी एंटर कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पर ज्यादातर जो प्रोटीन डाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नया ऑर्गन रोल में आएगा, दैट इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पेनक्रियाज यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट. और इनके अंदर होंगे कुछ एंजाइम्स, इन जूसेस के अंदर होंगे एंजाइम्स जो कि पॉलीपेप्टाइड्स को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, राइट. तो बेसिकली पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाज, और पेनक्रियाटिक जूसेस में एंजाइम्स होते हैं जिनको पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बोलते हैं. तो ये दोनों मेन, दो मेजर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन, राइट. तो अभी काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन में से ट्रिप्सिन जो है वो एक और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, दैट इज प्रोटीएजेस. उनको जाके ये एक्टिवेट कर देगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे फिर ये सारे मिलकर. अब इसने प्रोटीएजेस को एक्टिव कर दिया. अब ये हमारा जो ये शॉर्टर पेप्टाइड्स थे, पॉलीपेप्टाइड्स थे, इनके ऊपर काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, प्रोटीएजेस ये सभी एक्ट करेंगे. और देखो क्या कर देंगे, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, प्रोटीएजेस ये तीनों एक्ट कर रहे हैं और इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, इसको पूरी तरह से अमीनो एसिड्स में. अब कुछ ऐसा भी होता है कि ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड बन जाते हैं, सीधा अमीनो एसिड नहीं बनते. तो अगर डाईपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड बन गए हैं, सभी अमीनो एसिड नहीं बने, तो उन ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड को क्या करना होता है, एंटर कराना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स में, राइट. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसके सेल्स होते हैं एंटेरोसाइट्स, उनके अंदर इनको एंटर कराना होता है, राइट. वहां पर कुछ एडिशनल एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और फिर इनका प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है वहां पे. तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही ये ट्राईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड ये सब एंटर करते हैं एंटेरोसाइट्स में, और अमीनो एसिड भी एंटर करता है, तो अमीनो एसिड तो वहां से पास होकर ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है. बट ये ट्राईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड क्या करते हैं, ये जैसे ही एंटर करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करके जहाँ पे एटीपी रिक्वायर होता है, जैसे ही एक बार अंदर गए तो ये टूट जाते हैं सिंगल सिंगल अमीनो एसिड्स के अंदर. अब ये ट्राईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड सिंगल सिंगल अमीनो एसिड्स के अंदर टूट गए, राइट. अब ये क्या कर सकते हैं, अब ये सीधा जाके ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो सकते हैं, राइट. अब देखो यहाँ पे जैसे ही अब्जॉर्ब होंगे फिर इन्हें हम अपनी बॉडी में यूज कर सकते हैं. सो दिस वाज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने देख लिया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.